जीजा साली का रिश्ता। घर में शादी का माहौल था। सौम्या की दीदी की शादी थी, इसलिए उसकी कई सहेलियां आई थी। रात में गाना बजाना चल रहा था और सौम्या का डांस भी। सभी सहेलियों ने कहा, देखो दूल्हे की साली साहिबा कैसा नाच रही है। अब तो उसकी बल्ले बल्ले हैं, वह तो जीजा को उंगलियों पर नचाएगी, उनसे भरपूर फायदा लेगी। उसकी सहेली दिव्या ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि क्या बताऊं यार, मेरी तो कोई बड़ी बहन ही नहीं है, मुझे तो साली का मज़ा मिलेगा ही नहीं। सबने हंसते हुए कहा, अरे भाई इसमें क्या है, सौम्या से बात कर ले, वह तुम्हें भी जीजा से मिलवा देगी। आखिर वह उनकी आधी घरवाली होगी न। सुमन को यह शायद अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, साली होती है आधी घरवाली, कहावत ने हमारी मानसिकता को बेजार कर दिया है। आज सभी इसका गलत मतलब ही निकालते हैं। अब तो रिश्ता तय करते समय लड़के लोग अपनी पत्नी बनने वाली लड़की की बहन को पहले देखना पसंद करते हैं। उसने बताया कि पुष्पा अपार्टमेंट में रहने वाले गुप्ता जी अपनी बड़ी लड़की छवि की बात आगरा के एक बिजनेसमैन से चला रहे थे। सब कुछ तय हो गया था, इसलिए वे सह परिवार लड़की दिखाने आगरा गए। साथ में उनकी छोटी बेटी तमन्ना भी गई। छवि तो चुपचाप बेटी थी, परंतु तमन्ना वहाँ पर काफ़ी एक्टिव थी। लड़के को बताया गया कि ये तुम्हारी साली है। तमन्ना ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, परंतु ज़्यादा चुलबुली और फैशनेबल थी। वह लड़के को भा गई। उसने जिद कर ली कि शादी तमन्ना से ही करेगा। हालांकि यह बात किसी को अच्छी नहीं लग रही थी, मगर गुप्ता जी ने सोचा कि कम से कम एक तो निपटेगी। उन्होंने हाँ कर दी। बेचारी छवि देखती रह गई। अंदर से रो रही थी, मगर ऊपर से मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि तमन्ना मना कर देगी, मगर वह तो खुश थी। कुछ नहीं कहा उसने और सगाई की अंगूठी भी सहर्ष पहन ली। इस बातों से छवि के अरमान इस तरह टूटे कि उसने अपनी सगी बहन से रिश्ता ही खत्म कर लिया। बहुत दिनों तक उसकी शादी कहीं तय नहीं हुई, तो वह मानसिक तनाव का शिकार हो गई। अभी तक उसने शादी नहीं की। मोहल्ले वालों ने भी कहा था, गुप्ता जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सौम्या की दीदी ने कहा कि शादी के बाद भी अनेकों ऐसे किस्से सुनाई पड़ते हैं जब परिवार वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हवस कई बार जीजा और साली के रिश्तों पर हावी हो जाती है, फिर रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हो जाती है। कहीं जीजा जी साली का अपहरण कर लेते हैं, तो कहीं साली जी ही जीजा के साथ भाग जाती है। पूनम ने अपने विचार रखे कि हमारे समाज में जीजा साली का रिश्ता अत्यंत नाजुक माना जाता है। इस रिश्ते में छेड़छाड़ को सामाजिक मान्यता भी मिली है। भाई, जब हमारी दीदी की शादी
हुई थी तो हम अपने जीजू से खूब मजाक करते थे, उन्हें खूब छेड़ते थे, खूब परेशान करते थे। वे बहुत सीधे थे। हम लोग से इतना डरते थे कि चारपाई के नीचे छुप जाते थे। फिर भी हम उन्हें खींचकर परेशान करते थे। क्या ज़माना था वह भी। आज भी याद आती है तो मज़ा आ जाता है, लेकिन हम लोग अपनी मर्यादाओं को नहीं भूलते थे। हमारी दीदी, मम्मी और पापा सभी को हम पर विश्वास था। हमने उसे कभी टूटने नहीं दिया। पता है, जीजा और साली के रिश्ते में छोटी सी अनैतिकता आ जाने के फलस्वरूप पत्नी को एक तरफ अपने पति और दूसरी तरफ अपनी बहन की गलतियों से भारी ठेस पहुंचती है। उनके बीच पड़ गई दरारें कभी नहीं भरती। रश्मि के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। रश्मि की शादी विनोद से हुई और वह अपनी ससुराल पहुंच गई। उसकी दो बहनें कुसुम और राधिका भी थी। दोनों काफ़ी सुंदर थी। अक्सर विनोद ससुराल जाता और उन दोनों से हंसी ठिठोली करता। कभी वह कुसुम को लेकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर लौटता, फिर उसे छोड़ने भी जाता। अपने जीजा के साथ ही जा रही है यह सोचकर घर वाले कुछ नहीं कहते। इस तरह 2-3 साल बीत गए। फिर रश्मि को दोनों में कुछ ज़्यादा ही लगाव दिखाई पड़ने लगा। वे दोनों रश्मि से तमाम बातें छुपाने लगे और बिना बताए मॉल जाते, फिल्म देखते। रश्मि ने सोचा कि थोड़ा बहुत छेड़छाड़, साथ घूमना जीजा साली में चलता ही है, लेकिन उससे पता ही नहीं चला कि कुसुम और विनोद के पांव कब बहक गए और एक दूसरे में कब उनका विलय हो गया। पता तब चला जब एक बार रश्मि के पापा का फ़ोन उसको आया कि कुसुम घर वापस क्यों नहीं आ रही है, जबकि कह गई थी कि 2 दिनों में वापस आ जाऊंगी। रश्मि ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, वह तो यहाँ आई ही नहीं। उसके पापा ने आगे बताया कि वह इस महीने 3 बार तुम्हारे यहाँ जा चुकी है। कहा था कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, इसलिए रात में वहीं रुकी थी। रश्मि ने कहा, मगर कुसुम तो 2-3 महीने से यहाँ आई ही नहीं। उसे याद आया कि विनोद भी 3 बार कंपनी के काम से बाहर दौरे पर था। अभी भी वह कलकत्ता गया है। फ़ोन रखते ही रश्मि धड़ाम से बैठ गई। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर निष्प्राण हो गया है। उसके सामने अंधेरा छाने लगा। उसका शक सही निकला जब उसने विनोद के एक सहकर्मी की सहायता से पता करवाया। अब तक वह जिन बातों को नज़रअंदाज कर रही थी, उसी का नतीजा आज उसके सामने आ गया था। पता चला कि दोनों मुंबई चले गए हैं और वहाँ एक मंदिर में शादी भी कर ली है, तलाक भी नहीं लिए। रश्मि के पापा के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह मुकदमा करते। अपनी किस्मत को कोसते हुए उन्होंने चुप बैठना ही उचित समझा। पता चला है कि साल भर बाद विनोद ने कुसुम को भी घर से निकाल दिया। अब दोनों न घर के हुए न घाट के। सुनयना ने भी बताया कि उसकी शादी के बाद उसकी छोटी बहन हमेशा मेरे पति से हंसी मजाक करती थी। वह भी उसे उसी तरह का रिस्पॉन्स देते थे। आपस में पकड़ा पकड़ी करते
धीरे धीरे उन दोनों के बीच कुछ अधिक उत्साह बढ़ गया। पहले तो मैं टालती रही और दोनों को समझाने का प्रयास करती रही, मगर एक दिन मैंने देखा कि दोनों बाजार गए, पिक्चर देखी और काफ़ी रात बीतने पर घर वापस आए। यह सब बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने खुलकर मम्मी को सभी बातें बताई। मम्मी ने भी साधना से बात की, मगर साधना साफ मुकर गई। ऐसा कुछ नहीं है, जिया जी ने मुझे घुमाते फिराते हैं, बाजार में कुछ खिलाते हैं, कभी कभी कुछ गिफ्ट दिलाते हैं। मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और उनके भी कुछ काम करती रहती हूँ। दीदी ज़बरदस्ती मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। कुछ दिनों तक तो उसका प्रभाव था, मगर एक दिन मैंने देखा कि उनके बीच पकड़ धड़क कुछ ज़्यादा हद तक पार कर रही थी। अब मैंने अपने पिताजी की मदद लेनी चाहिए। मैंने उनसे बताया कि आप इसका कोई हल ज़रूर निकालें। वे उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर में भेज दिए और फिर जल्दी ही उसकी शादी वहीं तय करा दी। इस प्रकार मेरा घर बर्बाद होने से बच गया, मगर हम दोनों के बीच पनप गई कटुता कई वर्षों तक बनी रही। कंचन की शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी। सबने पूछा कि तू चुप ही रहेगी क्या? तूने अपने जीजा के बारे में अपनी हब्बी को बताया कि नहीं? कंचन ने बताया कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही एक रात मेरे पति ने कहा कि तुम अपनी पिछली लाइफ के बारे में मुझे बताओ। तुमने क्या क्या किया, कितनी मस्ती करती थी, किसके साथ घूमती फिरती थी, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं। मैं तो इस प्रश्न के लिए तैयार थी। मैंने बड़ी नम्रता से कहा, माय डियर, आजकल का माहौल ऐसा है कि सभी लड़कियां मौज मस्ती करती है और बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, इसलिए आपका यह प्रश्न करना सामान्य सी बात है। मगर मेरे घर का संस्कार इस तरह के नहीं थे। हम लोग तो इतनी आज़ादी नहीं मिली थी, इसलिए हमें कोई बॉयफ्रेंड बनाने का मौका ही नहीं मिला। मेरे पति ने हंसते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कम से कम अपने जीजा के साथ तो तुमने मौज मस्ती की ही होगी। उन पर तो तुम्हारा आधा हक रहा ही होगा। वैसे भी वह बहुत ही पहुँचे हुए इंसान लगते हैं। ऊपर से देखकर उन्हें कोई नहीं समझ सकता। तुम सही सही बताना। मैंने कहा, आपसे पहले ही बात तो यह कहना है कि शादियाँ सदैव आपसी विश्वास की नींव पर टिकती है, जिससे आपस में प्यार बना रहता है। इसलिए मेरे पर विश्वास कीजिएगा। मैं आपसे कभी कोई बात नहीं छिपाऊंगी। आप अन्यथा न सोचें। मेरे साथ इस तरह की कोई बात नहीं हुई जो अमर्यादित हो। हाँ, यह बात सच है कि जीजा साली के रिश्ते में कभी कभी कुछ लोग गलत चीज़ें कर जाते हैं। ऐसी चीज़ें जिनके परिणाम बुरे होते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं। मेरी जीजा की नज़र मेरे पर रहती अवश्य थी, जो बुरी नज़र कदापि नहीं थी। वैसे तो
एक शख्स गार्जियन की तरह मेरे से व्यवहार करते थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि जब दीदी की शादी हुई तो मैं मात्र 17 साल की थी। आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के लिए 17 साल की वह क्या होती है। जीजा एवं दीदी की प्रणय की बातों को सोच कर एवं उनकी हरकतों को देखकर मेरे भी सीने में एक आग सी लग जाती थी। जीजू को देखकर मेरा दिल बल्लियों पर उछलने लगता था। मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी जीजू से छेड़छाड़ करूं। एक दो बार जब मैंने कुछ उनके साथ शरारत की तो वे उस समय कुछ नहीं बोले, मगर बाद में उन्होंने मुझे बुलाया और डांटते हुए कहा, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, अर्थात कानूनन तुम मेरी बहन हो। हम लोगों को ठीक उसी तरह रहना होगा जैसे एक भाई बहन रहते हैं। घर में छोटी होने के नाते सब मेरी मर्जी का फैशनेबल गिफ्ट जैसे टॉप एवं जींस आदि देते थे। मैं भी एक मॉडल की तरह सज संवर कर निकलती थी। जीजा जी इसे अच्छा नहीं मानते थे। उन्होंने दीदी से कहा, देखो तुम्हारी बहन का इस छोटे से शहर में ऐसा रहन सहन अच्छा नहीं है। कभी भी कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए उसे रोको। अब वह बच्ची नहीं है। दीदी ने मुझे सब बताया था। जीजा जी की वजह से ही मैंने वह सब छोड़ा और एक सभ्य शालीनता वाला तरीका अपनाया। उन्होंने अश्लीलता का मतलब और उससे होने वाले खतरों के प्रति आगाह किया। उनका मानना है कि अश्लीलता का दफन महिलाएं ही कर सकती है। कहते हैं कि आज जिधर नज़र उठाइए उनके अनेक ऐसे अश्लील दृश्य मिल जाएंगे जो मन को आनंदित तो कर सकते हैं, मगर उनका प्रभाव सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक है। कुछ लड़कियां अपनी छवि खुद ही बिगाड़ रही है। शायद उनका दिल उनके बस में नहीं है। उन्हें अच्छा लगता है अपनी अश्लीलता प्रदर्शन करने में। आजकल लड़कियां फूहड़ मॉडलिंग क्यों करती है, बेहुदा कपड़े क्यों पहनती है। उनके टॉप पर लिखे बहुअर्थी स्लोगन काव्य हास्य होता है। फिर लड़के छेड़ते हैं तो उन्हें ही क्यों दोषी दिया जाता है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि वह क्या कर रही है। यदि जीजा मन चला है तो साली को चाहिए कि उसके मन चलेपन पर रोक लगाए, स्वयं भी न बहक जाए, ताकि उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू ही न हो। अपनी बहन से भी मदद ली जा सकती है। यह सुनकर मेरे पति ने तारीफ की और ऐसे प्रश्न के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, साली से रिश्ता बनाने रखने के लिए उसके साथ कुछ समय गुजारना अच्छा है। बड़े होने के नाते जीजा का फ़र्ज़ होता है कि उसके साथ एक मर्यादित व्यवहार करे और उस पर कठोर नज़र रखे। साली को गिफ्ट दे, लेकिन उसे ऐसा न लगे कि वह प्यार का इजहार करने के लिए है। हर मौके पर
उसका सच्चा दोस्त बनकर उसके समीप तो रहे, लेकिन एक बाउंड्री बना करके रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी? कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।